इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग ज़रूर सुने। अबीर। मैं वहीं खड़ा मेघा को रोते हुए जाते देखता रहा। मुझे माफ़ कर देना मेघा, अगर मैं ये सब कुछ नहीं करता तो शायद जिस मकसद को पूरा करने के लिए लंदन जा रही है वो कभी पूरा नहीं होता। वहीं कहीं दूर कोई शायर ताजमहल के सामने बैठे अपने अधूरे प्यार की दास्तान सुना रहा था। मैं धीमे धीमे कदमों से चलकर उसके पास जाकर बैठ गया। उसके कंधे पर अपना सिर रख कर फूट फूट कर रोने लगा। रो ले यार, ये दिल कमबख्त बड़ा ढीठ है, टूटता है बार बार फिर भी उसके ही नाम की कस्में भरता है। मैं वहीं कुछ देर उस शख्स के पास चुपचाप बैठा रहा। शायद उसके अकेलेपन में मैं बेवजह घुस आया था। वो मुझसे कहने लगा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर तू क्यों यहाँ बैठकर अपनों को क्यों दुख दे रहा है? जा अपने घर जा, तेरे घर वाले भी तेरी राह तकते होंगे। मैंने पलट कर कहा, और तुम्हारा कोई घर नहीं है? सिर उठाकर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, वो देख मेरे रब ने इतनी बड़ी छत दी हुई है, मुझे मेरा अब छोटी छोटी छतों से में गुजारा नहीं होता। बस एक मैं हूँ और मेरा रब है, बीच में दूजा ना कोई और। मैं उठकर जाने लगा, तभी पीछे से आवाज़ लगाकर वो मुझसे कहने लगा, फिर दोबारा जब भी उसकी याद आए यहीं उससे मिलने आ जाना। इस जगह की हवाओं में कुछ तो ख़ास बात है, गम में डूबे हुए को संभाल ही लेती है। ज़रूर शुक्रिया मेरे भाई जो आपने पास बैठने का मौका दिया, वरना आज की रात कैसे कटती ये मैं जानता या मेरा रब। कहकर मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर चल दिया। खुदा हाफिज़ दोस्त, अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी, मुझसे नहीं उससे। पाक मोहब्बत तो खुदा की नेमत है, दिल से दुआ करता हूँ तेरे लिए, उसका दीदार तुझे यहीं होगा मेरे दोस्त। शायद कोई नेक बंदा था, वरना मेरे लिए यूँ दुआएं क्यों करता। मेरी नहीं तेरी ही दुआएं कबूल हो जाए, आज तेरे खुदा से तेरे लिए दुआ करता हूँ। रात के 2 बजे ही मेरी लंदन की सीधी फ़्लाइट थी। मैं जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुँचना चाहती थी। अपने ज़रूरी कागज़ों को एक बार फिर से देखने के बाद उन्हें संभाल कर अपने हैंडबैग में डाल दिया। बाबा और माँ से बिछड़ना आसान नहीं था। माँ के कमरे में जाकर उनके पास बैठ गई। बाबा, बहुत याद आओगे, अपना ध्यान रखना, और फिर फिजियोथेरेपी बंद मत करवाना। जब मैं वापस आऊँ मुझे आप पलंग पर लेटे हुए दिखाई नहीं देने चाहिए। बाबा मेरे हाथ को थपथपा रहे थे। मैं अब उनकी अनकही बातों को अच्छी तरह से समझने लग गई थी। माँ दरवाजे पर ही खड़ी थी। बाबा के पास से उठकर मैं उनके पास चली गई। माँ, आप अपना भी ध्यान रखना, और मौसी को मैंने फ़ोन करके कह दिया है मेरे पीछे सिर्फ गर्मियों की छुट्टी में नहीं आना, दशहरे और सर्दियों की छुट्टियाँ भी आपको यहीं बितानी है। मैं नहीं हूँ इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि आपको ताजमहल देखने को नहीं मिलेगा। बाबा ने अब ड्राइवर रख लिया है, वहीं आपको घूमने ले जाएगा, घुमाने। अरे तू चिंता मत कर मेघा, अगर वो नहीं आई तो कान पकड़ उसे यहाँ ले आएगी। तू बेफिक्र होकर जा मेरी बच्ची, यहाँ तो फिर भी हम अपने देश में। मुझे तो तेरी चिंता है, वहाँ परदेश में कौन तेरा ध्यान रखेगा? क्यों माँ, तेरे राम जी हैं, वो वहाँ भी मेरा ध्यान रख लेंगे। और हाँ, उनसे कह देना मेरी बेटी के साथ साथ उसके बाबा का भी ध्यान रखना है। जब वो वापस आए तो वो अपने बाबा को घर के दरवाजे पर देखें। ठीक है, कह दूँगी अपने राम जी से। मेरी बेटी का कहा तो उन्हें पूरा करना ही होगा। मैं चलूँ, देर हो रही है। शीला, जा पूजा घर से आरती की थाली तो उठा ला। मेरी आरती उतारने के बाद मुंह में पेड़े का टुकड़ा रख दिया। वाह माँ, ये पेड़े कहाँ से मंगवाए, बहुत ही स्वाद है, हमारे यहाँ तो पहले ऐसे कभी नहीं आए। चौबे जी को भेजा था, वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा कर लाए हैं। मन्नत मांगी थी कि तेरा सारा काम सही से हो जाए, खुद तो जा नहीं सकती थी इसलिए चौबे जी को भेज दिया। वैसे तेरे सामान में भी रखवा दिया है मैंने। मैं ऐसी बात थी तो मुझे क्यों नहीं कहा? यहाँ से वृंदावन है ही कितनी दूर, मैं भी तो जाकर तेरी मन्नत पूरी करके प्रसाद चढ़ा सकती थी। कोई बात नहीं, अगली बार तुझे ही कहूँगी। हाँ, पर अब 5 सालों के बाद। तभी शंभू काका की आवाज़ सुनाई दी, मालकिन बिटिया का सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है, जब चलना बता देना, हम बाहर ही बैठे हैं। मेघा, मैं भी जाऊंगी तुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने। नहीं माँ, ये बात पहले भी हो चुकी है
कि कोई नहीं जाएगा और पीछे से बाबा को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तब कौन ध्यान रखेगा। मेघा, इतनी रात को अकेले एयरपोर्ट भी कितनी दूर है। माँ शंभू काका जा तो रहे हैं और फिर एयरपोर्ट पर सिर्फ सामान उतारने भर तक तो रुकने देते हैं। बेकार में मैं चक्कर लगेगा, ऊपर से नींद जो ख़राब होगी वो अलग। चैन की नींद तो अब तभी आएगी जब तुझे अपने सामने खड़ी देखूंगी मेघा। माँ ने कहा तो बुदबुदाते हुए था, पर उनके कहे शब्दों को मैंने साफ साफ सुन लिया था। सबसे विदा लेकर मैं घर से निकल पड़ी। गली से निकलते हुए अबीर का घर रास्ते में पड़ा। जा रही हूँ अबीर, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, कहकर मैंने उसके घर की तरफ मुंह फेर लिया। हमारी कार एयरपोर्ट की तरफ पूरी स्पीड से भागती जा रही थी। मेघा घर, गली, मोहल्ला सब पीछे छूटता जा रहा था मेरा। बसंत, इतनी स्पीड से कार क्यों चला रहे हो? मैंने उसे टोका। दीदी जब से गली से निकले हैं कोई हमारा पीछा कर रहा है। ससुरा के नाती हमसे उलझना चाहते हैं, देखते हैं कैसे हमें पकड़ते हैं। शंभू काका जरा पीछे मुड़कर तो देखो कौन है। जिस तरह से बसंत काका चला रहे, कहीं ऐसा ना हो मैं लंदन पहुंचने से पहले कहीं और ही पहुंच जाऊं। ऐसी अशुभ बात मुंह से ना निकाल बिटिया। ऐसे बसंत कार की गति को धीमी कर, हम भी देखें किसमें इतनी हिम्मत आ गई जो हमारे सरकार की गाड़ी का पीछा कर रहा है। गर्दन घुमाकर पिछली कार को देखने की कोशिश तो उन्होंने बहुत की, पर उन्हें समझ नहीं आया कि कार कौन चला रहा है। पर जैसे ही बसंत ने कार की गति को धीमा किया, पिछली कार वाले ने भी अपनी कार की गति को धीमा कर दिया। ले बसंत, देख ले वो कौन तेरे से नहीं उलझ रहा है। अब तू आराम से कार चला। जब शंभू काका को समझ आया कि पिछली कार कौन चला रहा है, मैं सीट से उठकर पीछे मुड़कर देखने लगी। सड़क पर धूप, अंधेरा था, साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, पर कार चलाने वाले को शायद समझ आ गया था कि अगली कार वाले उसे मुड़कर देख रहे हैं। उसने अपने सामने लगी लाइट को जला दी। अबीर, तुम हो, पर क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? शंभू काका बसंत के से कहे, डरने की कोई बात नहीं है, कार आराम से चलाएं। पिछली कार में अबीर है, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मोहल्ले का सबसे नेक लड़का है बिटिया, वो जानता मालिक और मालकिन तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जा सकते। रास्ते में कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसी वास्ते वो पीछे पीछे आ रहा होगा। जो बात मैं जानकर भी नहीं कह सकी, शंभू काका ने कितनी आसानी से वो बात कह दी। आखिर क्यों नहीं, बचपन से वो सिर्फ मुझे ही नहीं उसे भी देखते आ रहे हैं। मेरे साथ उसे भी गोद में खिलाया है। उसे क्या किस्मत पाई है तुमने अबीर। ज़िंदगी में जिसे सबसे ज़्यादा प्यार किया वही एक एक करके तुम्हें छोड़ता चला गया। पहले तुम्हारी माँ और अब एक ठंडी सांस भरकर मैंने अपनी आंखें खोली। भैया, अभी और कितनी देर लगेगी? मैडम जी, बस ज़रा ये रास्ता थोड़ा ट्रैफिक वाला है, उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप कहीं बीच में रुकना चाहती हैं तो गाड़ी वहाँ मोड़ लूँ। मैं समझी नहीं, बीच में से आपका क्या मतलब है? मैडम जी, अक्सर आगरा की सवारियाँ को वृंदावन में रोकते देखा है। यहाँ के मंदिरों को देखने के लिए तो लोग पागल हुए जाते हैं। जानती हूँ भैया जी, मैं भी यही हूँ। जाना तो मुझे भी है वहाँ, पर पहले घर पहुँचना ज़रूरी है। ठीक है मैडम। कितना साल से आप यहाँ रह रही हैं मैडम जी? भैया, मेरी तो ही पैदाइश आगरा की ही है, बस कुछ सालों के लिए अपने घर से दूर रही हूँ। मैं पलवल तक पहुँच गई थी, जैसा छोड़कर गई थी सब कुछ वैसा का वैसा था। स्कूटर, साइकिल, बैलगाड़ी, बसें और ट्रैक्टर सभी एक साथ एक ही सड़क पर चल रहे थे। सड़क के बीचों बीच ट्रैफिक पुलिस वाला आने जाने वालों को हाथ के इशारे से रुकने को कह रहा था। हमारे सामने लाल बत्ती थी। तभी कैब की खिड़की पर किसी ने खटखटाया। एक बंजारन खड़ी थी, गेहुआ रंग, काली गहरी आंखों के गहराता काजल, माथे पर मांग टीका, गले चांदी की मोती सी असली, कमर में भारी भरकम चांदी की करधनी, हाथ में कलाई पर चांद और सितारे गुदे हुए। ए मैडम, परांदी ले ले, देख तो सही कितनी सुंदर है। काले रंग के रेशमी धागे से गुथे हुए, नीचे रंग बिरंगी रेशमी धागों की लटकनें हैं। ले ले दीदी, बालों में लगाएगी तो खुश हो जाएगा तेरा मर्द। मुझे उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। खिड़की का शीशा नीचे किया। कितने की है तो 200 रुपये की, पर तू इतनी सुंदर है, चल तो 150 रुपये दे दे। नहीं नहीं, आप पूरे पैसे लो। अपना पर्स खोलकर उसे पूरे पैसे पकड़ा दिए। ट्रैफिक पुलिस वाला हमारी गाड़ी
तरफ की गाड़ियों को निकलने का इशारा करने लगा और मैं परांदी पर लगी रंग बिरंगी लटकनों के साथ खेलने लगी। मैडम जी, एक बात कहूँ? हाँ कहो ना। आप यूँ सड़क पर इन लोगों से सामान ना खरीदा करें, इनका पूरा गैंग होता है। आपको बेहोश करके आपका पर्स छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है भैया, आगे से ध्यान रखूंगी, कहकर मैंने बात खत्म कर दी। क्या वाकई इन 5 सालों में मैं अपने ही देश के लोगों को पहचानने में भूल कर रही हूँ? अबीर की कार पूरा रास्ता हमारे पीछे पीछे आती रही। मैं और भी बेफिक्र हो गई। एयरपोर्ट पहुँचते ही शंभू काका और बसंत ने जल्दी जल्दी कार की डिग्गी से सामान निकाला। मुझे पता ही नहीं चला कि कब अबीर सामान रखने वाली ट्रॉली को लेकर आ गया और एक एक करके मेरे सूटकेस ऊपर रखने लगा। अभी रहने दो काका, कर लेंगे, तुम क्यों तकलीफ़ उठा रहे हो? मेरे या कहते उसने जिस तरह से मेरी तरफ देखा, उसके बाद मैं उसे कुछ कह नहीं सकी। काका, बाबा को अबीर के बारे में कुछ नहीं कहना, बिना वजह वो परेशान हो जाएंगे। नहीं बेटा, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, तुम बेफिक्र होकर जाओ। काका एक बात कहें? हाँ कहो बिटिया। काका, बाबा का ध्यान रखना, कुछ भी बात हो तो मुझे फ़ोन पर बताते रहना। और हाँ, बाबा की फिजियोथेरेपी बंद मत होने पाए। तुम यहाँ की चिंता मत करो बिटिया, तुम आराम से जाओ। मालिक का मैं पूरा ध्यान रखूँगा और फिर मालकिन भी तो है, तुम अपना ध्यान रखना। खूब मन लगा कर पढ़ना बिटिया, अपने बाबा की तरह बड़ी सी वकील बनकर वापस आना। चलो अब तुम भी जाओ, देखो अबीर तुम्हारा सामान लेकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। काका, मेरी बात याद है ना? बाबा को अबीर के बिटिया क्यों अपने मुंह से भी बार बार यह बात निकाल रही है? भरोसा रख अपने काका पर। चलती हूँ काका, आप अपना भी ध्यान रखना। अबीर गेट के सामने मेरे सामान की ट्रॉली लेकर खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। तुम यहाँ क्यों आए अबीर? अगर किसी ने फिर से देख लिया तब जानते हो फिर क्या होगा? छोड़ मेघा, तू जाते हुए भी अभी निशांत के बारे में सोच रही है? पागल है तू पूरा। निशांत के बारे में मैं क्यों सोचूंगी? कोई और भी तो हो सकता है। मैं और तू यहाँ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बस तुझे सही सलामत एयरपोर्ट पहुँचा दूँ, यही सोच कर आया हूँ। घर से एयरपोर्ट तक का रास्ता कितना सुनसान है तुझे पता है ना? और भगवान न करे बीच रास्ते में खड़ी गाड़ी ख़राब हो जाती, फिर क्या करती तू? आधी रात को कैब करके एयरपोर्ट पहुँचती। अगर कल बाबा तुझे मुझसे मिलने की परमिशन नहीं देते, फिर मैं सोचता क्या करूं? खुद तुझे एयरपोर्ट छोड़ूं या फिर अपने किसी दोस्त को बोलूं? अबीर, तेरे जन्मदिन वाले दिन जो भी हुआ उसे भूल जाना। बाकी काफ़ी बातें तो हमने आज भी कर ली है। मैं बाबा का सपना पूरा करने जा रही हूँ। तुमने अपने लिए क्या सोचा है? अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना, वादा करते हो मुझसे? मेघा, मैं तुझसे कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता, पर तू मेरी फ़िक्र मत कर यार। अच्छा खासा हमारा भी बिजनेस है, कुछ नहीं कर सका तो चमड़ा तो कूट ही लूँगा। चलती हूँ अबीर, तुम्हारी बातें अब दिल को सुकून नहीं देती। नसरत नस्तर की तरह सीधे दिल पर घाव करती है। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया है? बिजनेसमैन के लड़के जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, आखिर में बैठते तो अपने बाप की दुकान पर ही है ना? और तुम करने थे, तुम भी यही जा रही हो। बाबा की वकालत की दुकान कौन संभालेगा, यही की चिंता है सबको। काश तुम्हारा कोई और भाई होता, फिर देखता बाबा तुम्हें वकालत पढ़ने के लिए लंदन भेजते या किसी खानदानी रईस देखकर उससे शादी कर देते हैं। बस करो अबीर, मैं नहीं जानती थी तुमने अपने अंदर इतना जहर भरा हुआ है, कहकर ट्रॉली उसके हाथ से खींचकर मैं एयरपोर्ट के अंदर चली गई। बाय मेघा, अपना ध्यान रखना, ये करना ज़रूरी था। तुम मुझसे जितनी ज़्यादा नफ़रत करोगी उतना अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दोगी। मैं अभी वहीं खड़ा था, मेघा को शीशे के दरवाजे से अंदर जाते हुए देखता रहा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं भी यही चाहता था। तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? शंभू काका मेरे पास आकर कहने लगे। ज़रूरी था काका, ताकि वो वहाँ चैन से रह सके। और तुम्हारा क्या? अरे काका, मेरी चिंता छोड़ो, मैं तो अपने ही देश में हूँ। मेघा का सोचो, जोखिम वहाँ परदेश में अकेली होगी। अब चले यहाँ से। वो देखो, पुलिस वाला भी हमें इशारे से जाने के लिए कह रहा है। मेघा बिना पीछे देखते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। मैं भी यही चाहता था काका, और बसंत को मैंने घर वापस भेज दिया। मैं भी अपनी कार में बैठने के बाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर आकर रुक गया।
उसके जहाज़ के उड़ने के इंतज़ार में रात के 2 बजने वाले थे। मैं कार के बाहर निकलकर खड़ा हो गया। एयर इंडिया का प्लेन मेरे ऊपर से निकलकर चला गया। मेघा सच में मुझसे अब बहुत दूर जा रही थी। अब आगे के साल उसके इंतज़ार में मुझे गुजारने थे। मेघा, अगर तू ये समझती थी कि हमारी कहानी का अंत हो चुका है तो मैं तुझे बता दूँ, ये कहानी का अंत नहीं है। अभी तो हमारे प्यार की शुरुआत हुई है। तुझे भरोसा हो ना हो, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। जिन कदमों से चलकर तू दुनिया के दूसरे छोर पर जा रही है, उन्हीं कदमों से चलकर तू खुद मेरे पास वापस भी आएगी, ये मेरा यकीन है। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैं प्लेन में अपनी निर्धारित सीट पर जाकर बैठ गई। मेरी विंडो सीट थी और बाहर धूप अंधेरा था। एक एक करके सभी पैसेंजर्स आकर बैठते जा रहे थे। सीट बेल्ट बांधने के बाद मैं आंखें बंद करके बैठ गई। अपने अशांत मन को किसी तरह से शांत करना चाहती थी, पर नहीं, अबीर की कड़वी बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वो तो ऐसा कभी नहीं था। क्या मैं ही उसे पहचानने की मैं भूल की है? पर अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहेगा। पूरे 5 साल हैं मेरे पास, बहुत लंबा समय है ये, और समय किसी के लिए नहीं रुकता। ना वो मेरे लिए रुकेगा, ना अबीर के लिए। पता नहीं अब कभी ज़िंदगी में उसे दोबारा देख पाऊँगी या नहीं। कहते हुए मैंने अपना हैंड बैग खोला और बाबा की दी हुई चिट्ठी का लिफाफा नज़र आया। उसे देखते मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाबा, आप तो पढ़ सकती हूँ ना? आपने जैसा कहा था वैसा ही कर रही हूँ। लिफाफे को खोलकर उसने खत रखा, निकाल कर पढ़ने लगी। मेघा, मेरी बच्ची, तुझसे बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है, पर देख मेरी मजबूरी। जब कर सकता था तब कुछ कहा नहीं, और अब जब शरीर साथ नहीं दे रहा तो मन करता तुझे अपने सामने बैठ कर रखूँ और दिल खोल कर तुझसे बातें करूँ। तेरी माँ को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है। भगवान ने एक ही बेटी दी है और वो भी बिल्कुल आप जैसी है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जो बेटियाँ बाप पर जाती हैं वो बहुत भाग्यशाली होती हैं। हाँ, भाग्यशाली तो तू है मेरी बच्ची। तेरे पैदा होने के बाद मेरी वकालत जो बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी, चल पड़ी थी। तेरे दादाजी मुझसे बहुत नाराज़ रहते थे कि मैं अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं देता। कई बार कहते थे, जब बाप बनेगा तब तुझे जिम्मेदारी का एहसास होगा। अभी तो तू खुद बच्चा बनकर घूमता रहता है। ये बात सच है। तेरे होने के बाद ही मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ था। तू मेरा मुकद्दर अपने साथ लेकर आई थी। तुझसे एक राज की बात बताना चाहता हूँ, पर उससे पहले तुझे मुझसे वादा करना होगा कि ये बात किसी भी हालत में तेरी माँ तक नहीं पहुँचेगी। बात उन दिनों की है जब लॉ की पढ़ाई कर रहा था। मेरा दूसरा साल था। उसी समय हमारे मोहल्ले में एक परिवार वर्मा जी के घर किराए पर रहने आया। उनकी 3 लड़कियां थीं। तीनों बला की खूबसूरत। सोच ले, तीनों बहनों के बीच 2 साल का अंतर होगा। हम भी नए नए जवान हुए थे और कदकाठी भी भगवान की दया से बहुत अच्छी थी। अब हम कहाँ हमारा रूखा सूखा मोहल्ला और कहाँ से एकदम बसंत का आगमन हो गया। सबसे बड़ी लड़की को देखते ही दिल दे दिया। यूँ समझ ले जो भी हुआ एक तरफा ही था। रूपा नाम था उसका। बाद में पता चला कि उसने भी हमारे ही कॉलेज में बीए में दाखिला ले लिया है। घर पास और अब हर रोज़ कॉलेज आने जाने का रास्ता भी एक हो गया। सुबह सुबह उठकर तैयार हो बस स्टैंड पर जाकर खड़े हो जाते थे उसके एक दीदार के लिए। जब वो आ जाती, उसके आने के बाद ही बस पे चढ़ते थे। कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश भी की, पर उसकी तरफ से कभी भी पहल नहीं हुई। पर धीरे धीरे उसने मुझसे बात करनी शुरू कर दी। मैं उसमें भी बहुत खुश। सोचता था चलो एक सीढ़ी तो और तो चढ़े। वो प्यार था या कम उम्र का दीवानापन, मैं नहीं जानता था। जितनी तेज़ी से मेरे सपनों को पंख मिले, धराशाही उससे भी तेज़ी से हुई। मैं हर रोज़ की तरह उसका बस स्टैंड पर इंतज़ार कर रहा था। वो नहीं आई। पता नहीं कितनी बसें आई और मेरे सामने से गुजर गई। मैंने गिनती नहीं की। सुबह के कितने लेक्चर मैंने मिस कर दिए, मैं ही जानता था। हार कर थका मांदा किसी तरह बस पकड़कर कॉलेज पहुंच गया। मेरी किस्मत देख वो लड़की मुझे कॉलेज में दाखिल होते ही नज़र आई, पर आज उसकी वेशभूषा कुछ अलग सी लग रही थी। लाल रंग की साड़ी, माथे पर भी लाल बिंदी, मांग में सिंदूर देखकर मुझे एक बार तो मुझे चक्कर ही आ गया।
मुझे देखते ही मिठाई का डिब्बा हाथ में पकड़े मेरे पास आई और डिब्बा खोलकर मेरे सामने रख दिया। कहने लगी, मुँह मीठा कीजिए। मैंने गले में फंसी आवाज़ को किसी तरह से बाहर निकाला, जी किस खुशी में आप ये मिठाई खिला रही हैं? हंसते हुए कहने लगी, कल हमारी आर्य समाज मंदिर में हमारी शादी हुई है। बस अब आज के बाद हम कॉलेज नहीं आएंगे। आपने अपने कुछ ज़रूरी कागजात वापस लेने थे और सहेलियों को भी शादी की खुशखबरी सुनानी थी। अरे पर पहले आप मुँह तो मीठा कीजिए। और तुम जानती हो मेघा, मैंने मुबारकबाद देने की जगह उसे क्या कह दिया? रूपा, इतनी जल्दी क्या थी शादी करने की? कम से कम हमें भी एक मौका दिया होता अपने दिल का हाल कहने का। उसके बाद तुम सोच नहीं सकती उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया। खींचकर एक थप्पड़ उसने मेरे गाल पर जमा दिया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। शाम को वो अपने पिता के साथ हमारे घर भी पहुंच गई। बस कुछ मत पूछो कितनी डांट मैंने तेरे दादाजी से खाई। वो तो अपनी छड़ी उठाने लगे थे पर तेरी दादी ने बीच में आकर मुझे बचा लिया, ये कहते हुए कि ये उम्र ही ऐसी होती है। उसके बाद तो तुम्हारी दादी ने तो तुम्हारे दादू को भी छोड़ा रूपा, और उसके पिता को तो समझा बुझा कर वापस भेज दिया। पर उनके जाने के बाद तेरे दादू को दादी ने इतना सुनाया कि मैं बता नहीं सकता। रमा, तेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। तेरे बाप के हिस्से तो शादी के बाद भी चलते रहते हैं। किस्से तो शादी के बाद भी चलते रहते थे, इसलिए तो इन्हें मायके लेकर जाना बंद कर दिया था। मैं जानता हूँ तो इस वक्त हंस रही होगी। मेघा, दिल खोल कर हंस ले बेटा। तुझे ये सब बातें इसलिए ही बता रहा हूँ, पिछले 5 महीनों में तेरी हंसी देखने को तरस गया। माना अभी तेरे सामने नहीं हूँ पर जानता हूँ तू हंस तो रही होगी अपने बाबा के किस्से को पढ़कर। मेघा, जब मैं ये खत लिख रहा था और तू मेरे कमरे की खिड़की पर खड़ी थी, मैं जानता था तेरी निगाहें किसे ढूंढ रही थी। बाप हूँ इसका मतलब ये नहीं तेरी भावनाओं को नहीं समझता। अभी तुम्हारी कच्ची उम्र है, ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ सीखना है तुझे और अबीर को। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, उस दिन जिस तरह से सारा घटनाक्रम हुआ एक बाप होने के नाते मैं सहन नहीं कर सका। तो मेरा गुरूर है, और उस दिन पुलिस चौकी में जिस तरह मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ी मैं सहन नहीं कर सका। हर बात की समझ उम्र के साथ साथ ही आती है, ये बात सही है बेटा। हम जितना भी खुद को जितना भी मॉडर्न कह लें, लड़कियों की इज्जत पर अगर कोई उंगली उठाएगा बाप की छाती तो फटती है। इस बात का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे। पूरे 5 महीने मेरे अंदर ये कसमकस चलती रही है। रमाशंकर दीक्षित, तू वकील होकर लोगों को न्याय दिलाता रहा क्या? तूने अपनी बेटी के साथ भी न्याय किया है? शायद नहीं भी और हाँ भी। तो सोचेगी बाबा आप तो दोनों तरफ हो गए। हाँ, मैं दोनों तरफ से ही कह रहा हूँ। बचपन से तू वकील बनना चाहती थी। कचहरी से लौटते मेरा काला कोट पहनकर बैठक में अपनी अदालत लगा लेती थी। बस तेरे उसी सपने को साकार होते देखना चाहता हूँ। तेरे और अबीर के लिए अच्छा है कि अभी तुम दोनों अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में जुट जाओ। अबीर बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा से मेरी पसंद रहा है। बचपन से उसे देखता आया हूँ। 5 सालों की बात है, तब तक तुम भी इतनी समझदार तो हो चुकी होगी कि अपने अच्छे बुरे को समझ सकोगी। बाबा का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ना चाहते हुए भी दिल तो तेरा भी दुखाया है मैंने। हो सके तो अपने बाबा को माफ़ कर देना। तेरा बाबा। बाबा की चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें छलक आई थी। बाबा, आपसे नाराज़ नहीं हूँ। आपने मेरे और अबीर के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। जो भी किया है हमारी भलाई के लिए ही किया है। मैं आपसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ? आप तो मेरे सबसे अच्छे बाबा हो। बाबा, 5 साल बहुत जल्द बीत जाएंगे। बाबा, प्रॉमिस करती हूँ आपको मेरी वजह से किसी के भी सामने शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। और वक्त पंख लगाकर उड़ गया। मैं बहुत जल्द आपके पास पहुंचने वाली हूं बाबा। सोचते मैं आंखें बंद करके बैठ गई। मैडम जी, आगे का रास्ता आप खुद बता दें। मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है। क्या हम रकाबगंज पहुंच गए हैं भैया? जी, बस पहुंचने ही वाले हैं। मैं कार का शीशा नीचे करके बाहर देखने लगी। बीते सालों में कुछ भी नहीं बदला था। वही सड़क के किनारे खड़े खोमचे वाले, वही दुकान के बाहर लगे पोस्टर, सब कुछ तो वही था। बदला तो कुछ भी नहीं था। भैया, आगे से दाएं हाथ को लेकर फिर सीधे जाना है, आखिर तक वहाँ से बाएं लेना।
बस उसी गली तक जाना है। जी ठीक है। और वो गली भी आ गई जिसे मैं 5 सालों के बाद देख रही थी। कहते हैं समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। जो ये कहते हैं झूठ कहते हैं, समय के साथ कुछ नहीं बदला। मुझे तो मेरे बाजार, मेरा मोहल्ला, मेरी गली कुछ भी नहीं बदली हुई नज़र आई। शायद लोग बात इंसानों की करते होंगे, बेजान चीज़ों की नहीं। मेरी कैब अबीर के घर के आगे से गुजर रही थी। उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। मालिक, बिटिया की टैक्सी आ रही। शंभू काका ने इतनी ज़ोर से कहा कि मुझे उनकी आवाज़ कैब में बैठे हुए भी सुनाई दे गई। एक झटके से कैब घर के बाहर आकर रुक गई। मैं मेरे घर को देख रही थी। घर के बाहर बसंत काका, शीला सभी खड़े थे। मेरी आंखें माँ बाबा को देखना चाहती थी। आखिर वो भी मुझे नज़र आ गए। बाबा व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे और माँ उन्हें लेकर आ रही थी। मैं बाबू को जैसा देखना चाहती थी वो वैसे ही थे। अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ को उठाते हुए अपनी बाहें आगे फैला रहे थे। बाबा कहते हुए मैंने कार का दरवाज़ा खोला और भागकर उनके गले लग गई। कैसे हो बाबा? उन्होंने सिर हिलाकर मुझे बता दिया कि मैं ठीक हूँ। ऐसे नहीं बाबा बोल कर को, मैं जानती हूँ आप बोल सकते हो। माँ ने मुझे फ़ोन पर बता दिया था। ठीक हूँ बाबा। और बेटी का मिलन हो गया हो तो मेघा, तुझे याद है तेरी कोई माँ भी है? कहते हुए माँ हंस दी। बाबा को छोड़कर माँ के गले लग गई। माँ, आपको कैसे भूल सकती हूँ। कैसी है मेरी बच्ची? मेरी तो आंखें ही तरस ही गई थी तुझे देखने को। मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर मुझे अच्छे से देखने लगी। मुझे लगता था कि कुछ तो बदलाव आया होगा तुझ में, पर तू तो जैसी गई थी वैसी ही वापस आई है। अंग्रेजी तौर तरीके का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। माँ, बाबा सबसे मिलने के चक्कर में मैं भूल ही गई कि कैब वाले को पैसे भी देने हैं। पीछे मुड़कर देखा, उसकी कैब गली के मोड़ तक पहुंच चुकी थी। बाबा, वो कैब वाले का हिसाब करना था। बिटिया, हो गया हिसाब, तुम अंदर चलो। शंभू काका मेरे सामान सड़क से उठाकर घर के अंदर रखने लगे। शंभू काका, कैसे हैं आप? मालिक की छत्र छाया में बहुत अच्छे हैं बिटिया। सैली कैसी हो? और बसंत तुम कैसे हो? अच्छे हैं दीदी, दोनों एक साथ बोले। बिटिया, एक बात बताएं, दोनों ने शादी कर ली है? मालिक ने बरसाती वाला कमरा अब इन दोनों को दे दिया है और मैं जब पीछे वाले कमरे में रहता हूँ। शंभू, ये क्या अभी मेघा ने घर में कदम नहीं रखा, तुम अपनी राम कहानी सुनाने लग गए हो? जरा सांस तो लेने दो उसे। कितने घंटों से जाग रही है वो? माँ ने नाराज़गी दिखाते हुए शंभू से कहा। बसंत, कुछ सामान शंभू के हाथ से भी तू भी पकड़ ले। जी, हम उठाने ही जा रहे थे, इतने में काका ने खुद से ही सारा सामान उठा लिया। शीला मेघा का सारा सामान ऊपर वाले कमरे में ही रखवा कर जल्दी से चाय नाश्ता लगा दे। तू रसोई घर में चल, मैं भी अभी आती हूँ। नहीं, आप दीदी के पास बैठो, हम सब संभाल लेंगे। अरे वाह शीला, तू कितनी समझदार हो गई है। माँ, मैं माँ के हाथों से व्हीलचेयर लेकर भाग के बाबा को कमरे में ले आई। वही जालीदार सफ़ेद पर्दे, पलंग पर माँ के हाथ से कढ़ाई की गई हुई चादर, उसी के साथ के मेल खाते तकिए के कवर, मेज पर वही बाबा का टाइपराइटर, उसके साथ रखी हुई उनकी फाइलें। बाबा, अब ये दादाजी के ज़माने की टाइपराइटर की छुट्टी करनी होगी। मैं आपके लिए एक नया लैपटॉप लेकर आई हूँ। ये जो फाइलें आपकी इधर उधर पड़ी रहती हैं उन सबको आप अपने लैपटॉप में सुरक्षित करके रख सकते हैं। शंभू काका, वो नीले वाला सूटकेस यहीं नीचे रहने देना। ऐसा करे वो मुझे बाबा के कमरे में ही दे दे। सूटकेस खोलते ही मैंने उसमें से लैपटॉप निकाल कर उनकी गोद में रख दिया। उस पर हाथ फेरते हुए मेघा, उसकी क्या ज़रूरत थी? बाबा हकलाते हुए कहने लगे। मुझे चलाना भी कहाँ आता है, वो आपकी परेशानी नहीं है, मैं सिखा दूँगी। बाबा, ये देखें, आपके लिए जैकेट सर्दियों में, इसके नीचे आपको स्वेटर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और माँ, ये आपके लिए पर्स, घड़ी और ये कोट कैसा लगा माँ आपको? इतना सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी? माँ, मैंने अपनी पहली कमाई से ख़रीदी है ये चीज़ें। फाइनल ईयर में इंटर्नशिप के दौरान जो पैसे मिले थे उन्हीं से ख़रीदी हैं। और वो सब कुछ हमारे ऊपर खर्च कर डालें, अपने लिए कुछ नहीं लिया है माँ, अपने लिए भी बहुत कुछ लिया है, कल वो भी दिखा दूँगी। माँ, शीला को बोलो चाय जल्दी लेकर आए, चाय पीकर फिर फ्रेश होती हूँ। माँ, आज तारीख क्या है? 31 मार्च है बेटा, कोई ख़ास बात है? नहीं माँ, यहाँ वहाँ की
टाइमिंग में फ़र्क होता है ना, बस इसलिए पूछ रही थी। चाय नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। इतने घंटे लगातार ट्रैवल करने के बाद अब थकावट महसूस हो रही थी। मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल कर मैं पलंग पर जाकर लेट गई। कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था सालों तक जागती रही हूँ और आज सुकून की नींद पूरी कर रही हूँ। माँ की आवाज़ें मेरे कानों में जा रही थी, उठ मेघा, खाना खाकर फिर आराम से सोती रहना। पर मैं उठना ही नहीं चाहती थी। अपने नर्म नर्म बिस्तर में घुसते ही मैं वही पुरानी वाली मेघा बन गई, जिसे माँ आवाज़ें लगाती थक जाती थी पर मैं उठने का नाम नहीं लेती थी। मेघा, खाना टेबल पर रख कर जा रही हूँ, रात को जब भूख लगेगी तो उठकर खा लेना, कहकर माँ कमरे का दरवाज़ा बंद करके चली गई। मैं अधकच्ची नींद में थी। बाहर कोई अपनी साइकिल पर निकल रहा था। उसके ट्रांजिस्टर से बहुत पुराना गाना बज रहा था। धीरे धीरे गाने की आवाज़ सुनाई देनी बंद होती गई और मैं एकदम बिस्तर से उठकर बैठ गई। अबीर, कहाँ हो तुम? मैं कितने घंटे सोई रही मुझे भी याद नहीं है। जब उठी तो धूप खिली हुई थी। धूप मेरे कमरे की खिड़की से मेरे पलंग के किनारे तक पहुंच गई थी। उठकर खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। बाहर गली में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। अबीर का घर भी मुझे यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा था। अबीर की यादें आती ही मेरी आंखें भर आई। उसी समय शंभू काका ने मुझे नीचे से देख लिया और वहाँ बगीचे का काम बीच में छोड़कर ऊपर मेरे कमरे में आकर दरवाज़ा खटखटाने लगे। बिटिया, अंदर आ जाइए काका। शीला को मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए कह दिया है। काका, माँ कहाँ है? घर पर चुप्पी छाई हुई है। आज सोमवार है, मंदिर तक जल चढ़ाने गई हुई हैं। कितनी देर में आएंगी? बिटिया अभी अभी निकली हैं। जाने से पहले तुम्हारे कमरे में झाँक कर भी गई थी। तुम गहरी नींद में सो रही थी। काका एक बात पूछे? हाँ बोलो बिटिया। कल से देख रहे हैं अबीर के घर के बाहर ताला लगा हुआ है। बिटिया, वो तो अब यहाँ नहीं रहता है। क्या कह रहे हैं आप काका? पर वो गया कहाँ? हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। बिटिया, तुम्हें गए अभी महीना भर भी नहीं हुआ था। उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। बिटिया, माँ पहले ही छोड़कर जा चुकी थी और अब पिता का साया भी सिर से उठ गया। ओ नो! पर मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? बिटिया, तुम परदेश में अकेली बैठी थी। बताकर भी क्या हो जाता? तुम्हारे लंदन चले जाने के बाद मालिक से मिलने आया था। बेहद उदास था। मालिक ने उसे दिन की बात के लिए माफ़ी मांग रहा था और हमारे मालिक का दिल देख उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया, सिर पर हाथ फेर कर उसे आशीर्वाद दिया। उसके पिता के देहांत के बाद मालिक हर दूसरे रोज़ मुझे उसके घर भेजकर उसे बुलाकर लाने को कहते। वो आना तो नहीं चाहता था, पर बड़े मालिक का कहा वो टाल भी नहीं सका। अपने यहाँ खाना खिलाकर ही उसे वापस घर भेजते थे। बाबा मेरे पीछे से उसे हर रोज़ घर पर बुलाकर खाना खिलाते रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो काका? अब भला हमको तुमसे झूठ बोलकर क्या हासिल होगा? जो सच है वही बता रहे हैं। कुछ रोज़ तो वो आता रहा, फिर अपने बाप के सारे कारोबार को समेट कर वो यहाँ से चला गया। काका, वो जाने से पहले बाबा से मिलने आया था? हाँ बिटिया, आया तो था। तेरे बाबा तो उन दिनों अपने बात अच्छे से समझा भी नहीं पाते थे। मालकिन से कागज़ पेन लेकर उसमें लिख कर उसे समझाते थे। बाबा ने बहुत समझाया, अबीर कहीं मत जा, जो करना यहीं रह कर कर। पर वो नहीं माना। अपना पता दिए बिना ही वो यहाँ से चला गया। उसके बाद कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। अभी कुछ दिन पहले ही मालिक ने चौबे जी को कचहरी के काम के सिलसिले में दिल्ली भेजा था। वहीं अदालत में उनकी मुलाकात अबीर से हो गई। किसी बड़ी सी वकालत की कंपनी के साथ मिलकर अपनी कंपनी बना ली है बिटिया। सुनी सुनाई बात है। हमने तो उसे आगरा छोड़ने के बाद नहीं देखा, पर मोहल्ले के लोगों ने उसे कई बार देखा है। मैं जानती हूँ काका, लोगों ने उसे कहाँ देखा होगा, पर काका अबीर के साथ इतना कुछ हो गया पर मुझे पता भी नहीं चला। बाबा बोल नहीं सकते, पर माँ तो मुझे बता सकती थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिटिया, किसी को दोष मत दो। सब इसलिए चुप थे कि तुम वहाँ अकेली हो। काका, अबीर भी तो अकेला हो गया था, किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा? ऐसा नहीं है बिटिया, चौबे जी जैसे ही दिल्ली का काम खत्म करके आते उन्होंने मालिक को अबीर के बारे में सब कुछ बता दिया।
मालिक ने तो उस कंपनी के मालिक से भी अबीर के बारे में बात की थी। वहाँ उसे अपना बच्चा कहा उन्होंने। अबीर से भी बात की, उसे यहाँ आकर प्रैक्टिस करने के लिए भी कहा, पर वो नहीं माना। शंभू देखो, मेघा उठ गई है क्या? मालकिन मंदिर से आ गई हैं बिटिया, तुम भी नीचे आ जाओ, कहते हुए मेज पर रखी रात के खाने को उठाते हुए कहने लगी। काका माँ से कहें हम आ रहे हैं। काका के जाने के बाद मैं अपना सूटकेस खोलकर अपने लिए कपड़े निकालने लगी। सामने घड़ी में टाइम देखा, 10 बज चुके थे। सूट से एक के बाद एक जोड़ा निकाल कर नहाने चली गई। नहाने के बाद खुद को काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही थी। भागते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे बाबा के कमरे में पहुंचकर उनके गले लग गई। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग मेघा, नींद अच्छे से आई? हाँ बाबा, बहुत अच्छे से आई। माँ कहाँ हैं आप? मैं तो कब से नीचे आ चुकी हैं, आप कहाँ हैं? मेरी चाय कहाँ है? देखो 11 बजने वाले, लड़की को किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। कल शाम से भूखी है लड़की। बाबा देख लो, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए मुझे आए, किसी को मेरा ध्यान ही नहीं है। बाबा देख लो, माँ अभी तक नहीं आई है। हे मेरे भगवान, लड़की तू तो पूरी अफलातून बनकर आई है। खुद शाम को कमरे में जाकर सो गई और कहती है किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा। बाबा देख रहे हो ना माँ को, बेटी 5 सालों के बाद घर आई है, मुझसे लाड चाव करना ही भूल गई। शीला जल्दी से मेघा के लिए नाश्ता लेकर आ। शीला उसी समय एक बड़ी सी ट्रे में खाने की तरह तरह की चीज़ें सजाकर ले आई। ओ आओ, पूरी, आलू, दही, बड़े पकौड़े, वाओ माँ, सब कुछ मेरी पसंद का है। अपनी प्लेट में खाना भरने के बाद मैं बाबा को अपनी वहाँ की पढ़ाई के बारे में बताने लगी। बाबा, वहाँ की पढ़ाई का तरीका हमारे यहाँ से बहुत अलग है। प्रैक्टिकल पढ़ाई पर वो ज़्यादा जोर देते हैं। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हमें वहाँ की अदालतों में भी लेकर जाया जाता था ताकि हम लाइव अदालत की कार्रवाई को चलते हुए देख सकें। माँ मौसी को बता दिया था ना मैं कब आ रही हूँ बेटा, उसको सब बता दिया है। बस सुहानी के बोर्ड के पेपर ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही ख़त्म होते हैं वो तुझसे मिलने आएगी। सारा दिन माँ बाबा के साथ कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। बातें उनके साथ करते हुए भी मेरा ध्यान अबीर की तरफ से नहीं हट रहा था। शाम होने को थी। मैं अपने कमरे में आकर अपनी अलमारी खोल कर खड़ी हो गई। अलमारी खोलते मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। माँ ने मेरे सभी कपड़े बिल्कुल तैयार करके रखे हुए थे। अपने लिए सफ़ेद रंग का लखनवी काम का सूट निकाला। नहाने के बाद मैंने शीला को आवाज़ लगाई, शीला ज़रा जल्दी से ऊपर आ। मेरी एक ही आवाज़ सुनते वो सारे काम छोड़कर ऊपर आ गई। उसके हाथ में परांदी थमाकर उसे चोटी बनाने को कहा। क्या दीदी, ऐसा देसी लिबास पहनकर तो लग ही नहीं रहा है कि 5 साल विदेश में रहकर आई हो। हाय राम, कितना खिल रहा है ये सफ़ेद रंग भी आप पर। हाय, कोई बेहोश ना हो जाए आपको देखकर। चल चुप कर, बहुत बोलने लग गई है तो चुपचाप चोटी बना। हाय दीदी, देखो कितनी सुंदर बनी है चोटी। उसके नीचे आती आंखों में काजल लगाकर माथे पर छोटी सी बिंदी लगा ली। अलमारी में से शीशे का काम किया लहरिया दुपट्टा निकाल कर ओढ़ लिया। पर्स उठाकर मैं नीचे आ गई। बाबा अपनी बैठक में बैठे हुए थे। बाबा बिना कुछ बोले बस मुस्कुरा कर रह गई, उनकी आंखों के सामने अपने हाथ को हिलाते हुए। बाबा कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं, बस अपनी बच्ची को देख रहा था। आखिर बाबा ने मुझे जवाब दे दिया। मुझे यूँ तैयार देख हैरानी से माँ मुझे देखकर कहने लगी, शाम होने को है, कहाँ चल दी अपनी आपकी सवारी? और ये शालो पुराने कपड़े क्यों पहने हैं तूने? चाय पिएगी? माँ सभी कुछ एक ही सांस में कह गई। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। माँ ये मेरी चोटी देखो, परांदी वाली। अच्छा, तो इसलिए शीला को आवाज़ लगाई थी? हाँ माँ, मुझे कहाँ चोटी बनानी आती है। चाय को एक ही घूंट में ख़त्म करते हुए मेघा, आराम से चाय पी, जीभ जल जाएगी तेरी। आप इसे कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? कहे ना, आराम से पिए, जो करती है करने दे उसे। मेघा की माँ बाबा कहने लगे। बाबा, माँ मैं जा रही हूँ। घर के बाहर निकलते हुए मैंने कहा। अरे रुक तो सही, जा कहाँ रही है ये तो बताती जा। अभी कल शाम को घर पहुँची और आते ही घर से बाहर आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं हैं? जाने दे उसे। मेघा की माँ, अब उसे मत रोक, करने दे जो उसका मन करता है। बाबा माँ को समझाते हुए कहने लगे। आपको बताकर जा रही है क्या?
नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहा, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ और किससे मिलने जा रही है। मैं भी तो जानूँ आखिर वो कहाँ और किससे मिलने जा रही है। थोड़ी देर रुक जाओ, वो आकर खुद ही बता देगी। हद है आपकी भी, पता है तो भी नहीं बताना था तो बात शुरू ही क्यों की। बेटी की आते देख रही हूँ, आपके तो रंग ढंग ही बदल गए। कुड़ते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। अबीर और मेघा शाम गहराने लगी थी। दूर क्षितिज में पूर्णिमा का चांद चुपके चुपके कदम बढ़ाता ताज को अपने रूप पहले आगोश में समेट रहा था। दूसरी तरफ सफ़ेद जोड़े में उसे चांद की धवल चांदनी में नहाई चुपचाप खड़ी मैं निर्विशेष दृष्टि से ताज को निहार रही थी। मैं धीरे से उठी और ताजमहल के उस हिस्से में आकर खड़ी हो गई जहाँ कभी मैं अबीर के साथ गई थी। मैं उसी मुमताज़ की महल की कब्र के सामने बुत की तरह खड़ी थी। उन कब्रों को देखते हुए मुझे यही एहसास हो रहा था, वो है यहीं कहीं मेरे पास। ये मेरा विश्वास ही था जो मुझे खींचता हुआ यहाँ ले आया था। आज मुझे यही देखना है कि मेरा विश्वास मुझे जिताता है या मुझे हराता है। मैं मुमताज़ की कब्र से हटकर ताज की पिछली दीवार के पास आकर खड़े हो गई। बादलों और चांद में छुपी लुका छुपी का खेल शुरू हो गया था। मेरा दिल मुझे बैठता हुआ महसूस हो रहा था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बिना मुड़े मैंने उस हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मेघा, मुड़कर नहीं देखोगी? नहीं, पहले मुझे यकीन कर लेने दो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं मेघा, ये सपना नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे पास। मैंने मुड़कर देखा। अबीर, जन्मदिन मुबारक हो। दोस्तों, जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी वहीं पर आकर ख़त्म हो गई है। मेघा को अपना प्यार मिल गया है, दोनों साथ खुश रहेंगे, शादी हो जाएगी। आगे की कहानी में यही होगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।